एक बार देख लो कैसे कैसे बनाना था। तो पहला असाइनमेंट था, रन टाइम पे आपको लेंथ और विड्थ देना था और एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना था ना। तो इसको कैसे करना था, आप लोगों ने कुछ ऐसे किया होगा। रन टाइम पे हमने लेंथ ले लिया, इंटर एनी लेंथ। उसके बाद हमने विड्थ ले लिया, ठीक है। और उसके बाद आपने एल मल्टीप्लाई डब्ल्यू कर लिया होगा ना। कुछ ऐसे ही बनाया होगा आप लोगों ने। जैसे ही आप लेंथ दोगे और विड्थ दोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल गया। अब हमें इसे कोड को ऑप्टिमाइज भी करना है। अब ये जो कोड मैंने 4 लाइन में बनाया है, इसको आपको 2 लाइन में करना है, ठीक है। तो देखें कैसे करेंगे। ये तो सबको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमने लेंथ और विड्थ इंटर किया और दोनों को मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल लिया। अब इसी को हमें क्या करना है, 2 लाइन में करना है। तो 2 लाइन में करने के लिए मैंने क्या किया, यहीं पे एल मल्टीप्लाई डब्ल्यू कर दिया। एक लाइन कम हो गया और इस 2 लाइन को मेरे को एक लाइन में करना है ना। कैसे करेंगे, इन दोनों लाइन को मैंने कमेंट बना दिया, ठीक है। तो अगर आपको मल्टीपल अलग अलग वेरिएबल में, अगर आपको अलग अलग इनपुट लेना है और सिंगल लाइन का कोड लिखना है, उसके लिए आप क्या करोगे, इसमें एक मैप नाम का फंक्शन होता है, ठीक है। और मैप फंक्शन में पहले आप डेटा टाइप दोगे और दूसरे पैरामीटर में आप इनपुट फंक्शन यूज करोगे, इंटर एल एन डब्ल्यू। यहाँ तक समझ में आ रहा है। और इतना करने के बाद इसमें एक स्प्लिट नाम का फंक्शन यूज करोगे। एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं इसका वर्किंग बता रहा हूँ। तो देखो काम कर रहा है। 4 लाइन वाला जो कोड था वो आपका 2 लाइन में बन गया। एक बार इसको नोट कर लो। तो आपको साथ साथ कोड को ऑप्टिमाइज करना भी सीखना है, ठीक है। जितने कम से कम लाइन का कोड होगा उतना ही बेस्ट होगा। सर इंट की जगह सर इवैल भी तो ले सकते हैं। नहीं, ईवेल का काम अलग होता है, आगे बताऊंगा।
यहाँ तक हो गया सबका? इस वाले लाइन में हमने एक साथ 3 फंक्शन यूज किया है, एक मैप, एक इनपुट और एक स्प्लिट। अब अगर मैप वाला फंक्शन अगर आप यूज करोगे तो इसके लिए कंडीशन ये है कि जब आप इनपुट दोगे ना तो इनपुट आपको सेम लाइन में देना होगा, एक स्पेस देके, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्प्लिट है ना, स्प्लिट क्या कर रहा है, जैसे ही आपने कोई सिंगल वैल्यू दिया उसके बाद स्पेस दे रहे हो तो वही स्पेस क्या कर रहा है, वो उसको ब्रेक कर रहा है। पहले वाले वैल्यू को एल में कॉपी करेगा और दूसरे वाले वैल्यू को डब्ल्यू में कॉपी करेगा, ठीक है। इस लाइन को अगर आप यूज करोगे तो इनपुट आप अलग अलग लाइन में नहीं दे सकते, अगर गलती से इंटर कर दिए तो वो एरर आ जाएगा। तो ये मैप फंक्शन समझ में आया, ये कोड को क्या करेगा, ऑप्टिमाइज करेगा। तो ये 2 लाइन वाला कोड आपने एक लाइन में कर लिया, तो ये सिंटेक्स आप लोग को याद रखना है। क्लियर है, हो गया यहाँ तक? स्प्लिट करने का काम कर रहा है, जैसे आपने रन किया इसको, है ना, आपने पहला वैल्यू दिया उसके बाद आपने स्पेस दिया, ठीक है। तो स्प्लिट क्या कर रहा है, जैसे ही उसको स्पेस मिला वहां से उसने क्या किया, उसको ब्रेक कर दिया। आ रही बात समझ में? तो स्प्लिट जो है ब्रेक करने का काम कर रहा है। आ गई बात समझ में? तो जब तक आप स्पेस नहीं दोगे अलग अलग वेरिएबल में वैल्यू कॉपी कैसे होगा, समझ गए? तो अगर ये वाला सिंटेक्स आप यूज कर रहे हो तो यहाँ पे मैप के साथ इनपुट भी यूज करना है और स्प्लिट भी यूज करना है। आ रही बात समझ में? तो ये क्लियर हो गया सबको? चलो नेक्स्ट असाइनमेंट क्या था, रन टाइम पे रेडियस देना था और एरिया ऑफ सर्किल निकालना था। तो ये वाला भी बना लिया होगा आप लोगों ने। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपने यहाँ पे इनपुट ले लिया, इंटर एनी रेडियस, ठीक है। और इसके बाद प्रिंट में एरिया ऑफ गेट बंद कर, एरिया ऑफ सर्किल कर देना, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 3.14 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई आर, यही तो होगा, नोट कर लो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का यही तो फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर, हाँ सर्किल का। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। तो अब जैसे ही आप एरिया ऑफ, जरूरत में आ रहा है, यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया, तो जो भी आप रेडियस दोगे एरिया ऑफ सर्किल निकल जाएगा। गेट बंद कर देना। हाँ वो भी कर सकते हो। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, या पावर के लिए इसमें आपका डबल स्टार भी आता है।
ब्रैकेट लगाना होगा, नहीं ऐसे करना है, हो तो गया। हाँ ऐसे ही हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? एरिया ऑफ स्क्वायर भी आपने कर लिया होगा। तो हमने एक इनपुट ले लिया, इंटर एनी साइड, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। तो यहाँ पे सीधे s मल्टीप्लाई s कर दो। तो भी जो भी आप रन टाइम पे साइड दोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा, नोट कर लो। तो 1 बाई 1 समझ में आ रहा है कैसे बनाना था? कोई डाउट? हो गया यहाँ तक? अब नेक्स्ट असाइनमेंट क्या था? क्यूब क्यूब निकालना था ना। तो आपने रन टाइम पे तो क्यूब के लिए क्या करेंगे, आप ऐसे कर सकते हो, है ना। तो रन टाइम पे जो भी आप वैल्यू दोगे उसका पावर 3 कर देगा, ठीक है, नोट कर लो। तो पाइथन में 2 बार स्टार लगाने का मतलब पावर का काम करता है, ठीक है। तो 2 बार जो स्टार लगाया है ना, इसको एक्सपोनेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो 2 बार स्टार लगाने का मतलब पावर का काम करता है। हाँ क्या, क्यों निकाल तो दिया? अरे या तो ऐसे करो, या तो ऐसे करो, बात तो वही है। 2 बार स्टार लगा के हमने 3 कर दिया, तो वो पावर ही तो होगा। चलो इतना हो गया। चलो आगे देखो। नेक्स्ट असाइनमेंट क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना था। तो इसका भी फॉर्मूला पता ही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो सबसे पहले क्या करोगे, अब यहाँ पे 2 अलग अलग वेरिएबल में वैल्यू लेना है ना। तो क्या करोगे, एक लाइन में लेना है, तो बी और एच
दो वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे यूज क्या करेंगे, मैप, और वैल्यू मेरे को फ्लोट टाइप का लेना है। उसके बाद इनपुट आएगा इंटर बी एंड एच। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? और इसके बाद क्या लगा देंगे, स्प्लिट, और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल। और यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना देंगे, 0.5 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। ये तो होगा, नोट कर लो। तो अब आपको दो अलग अलग वैल्यू देनी है फ्लोट में। तो ये हमने एक वैल्यू दिया और ये दूसरा वैल्यू दिया। प्रॉपर काम कर रहा है, नोट कर लो। क्लियर हुआ सबको? तो आपने जो इनपुट लिया होगा वो दो लाइन में लिया होगा ना। तो मैप का यूज करके आप कोड को क्या कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो। हाँ, हो गया यहाँ तक सबका? चलो, नेक्स्ट असाइनमेंट क्या था, 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स का मार्क्स लेना था और एग्रीगेट मार्क्स और एवरेज निकालना था, है ना। कैसे करेंगे, एक लाइन में करना है। तो 5 हमने अलग अलग वेरिएबल ले लिया, मार्क्स 1 से लेके मार्क्स 5 तक। यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, मैप फंक्शन, इसके बाद इंट, इनपुट, इंटर 5 मार्क्स। इसके बाद क्या करेंगे, ऑनलाइन है, ऑनलाइन। हाँ, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, स्प्लिट। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है सबको? चलो, अब क्या करेंगे, एग्रीगेट निकालना है मेरे को। एग्रीगेट में क्या करेंगे, एग्रीगेट मार्क्स में सबको क्या करना होगा, सम करना होगा ना। M1 प्लस M2 M3 और M4 M5। इतना क्लियर है? और इसके बाद हमें एवरेज निकालना था। तो एवरेज कैसे निकलेगा, एवरेज कैसे निकलेगा, तो सबका सम कर लो पहले, और सम करने के बाद क्या करना होगा, डिवाइड बाई 5। ये तो करोगे, तो ये समझ में आ रहा है सबको? अब जब आप इनपुट दोगे 5 मार्क्स, तो एक ही लाइन में देना होगा, ठीक है।
इतना क्लियर है? तो ये आपका टोटल आ गया और एवरेज आ गया, नोट कर लो। सबको क्लियर हो रहा है कैसे कैसे बनाना था? इसी को आपने 6-7 लाइन में बनाया होगा ना? हम्म? प्रिंस, आवाज आ रही है आपको? प्रिंस, आवाज आ रही है? हेलो। ऑनलाइन जो जो कनेक्ट हो ना, सब लोग आप लोग अपने आईडी से कनेक्ट करो। आईडी भी देना है उसमें, नाम के साथ आईडी भी मेंशन करना है, ठीक है? ओके सर। यस सर। अदरवाइज एडमिट नहीं होगे आप लोग फिर। तो नाम के साथ ओके साथ आप सर। लोग अपनी आईडी भी मेंशन कर दो। ये एचपी कौन है? चलो यहाँ तक हो गया सबका। आगे देखो, ये वाला तो मैंने पिछली क्लास में बता दिया था ना। और DHRA वाला ये तो हो गया था, ठीक है। ये 8 वाला नहीं बना होगा ना? तो लॉजिक समझ में आया था कैसे काम कर रहा है? चलो, अब मैं बताता हूँ कि इसके लिए लॉजिक क्या लगाना है, ठीक है? एक बार पहले क्वेश्चन समझ लो है क्या। आपको क्या करना है, रन टाइम पे कोई भी नंबर ऑफ डेज देना है। तो मान लो आपने डेज के अंदर 500 दे दिया, ठीक है? आपने रन टाइम पे डेज में क्या दे दिया, 500। अब हमें कुछ ऐसा लॉजिक बनाना है कि जब मैं प्रोग्राम को रन करूं तो वो चेक करके बताए कि इस 500 में कितना ईयर होगा, कितना मंथ होगा और कितना डेज होगा। आ रही बात समझ में? अब आप जो ईयर कैलकुलेट करोगे वो 365 के बेस पे। तो अब जब ईयर निकालोगे 365 के बेस पे, तो ईयर तो 1 ही आएगा, ईयर 1 आएगा ना? अब अगर आप 500 में 365 लेस कर दोगे तो कितना आएगा, 135। आ रही बात समझ में? तो अब जो रिमेनिंग बचा 135, अब इसके बेस पे अब आपको क्या निकालना है, मंथ निकालना है। तो आप जब मंथ कैलकुलेट करोगे तो वो कितना आएगा, 4 आएगा। 30 के बेस पे अगर हम देखेंगे तो मंथ कितना आएगा, 4 आएगा। और फिर रिमेनिंग डेज कितना बचेगा, 15 बचेगा ना? तो आपको कुछ ऐसा लॉजिक लगाना है कि जब मैं उस प्रोग्राम को रन करूं तो ईयर में 1 आए, मंथ में 4 आए और डेज में 15 आए। और लॉजिक ऐसा बनाना है कि अलग अलग वैल्यू में चेंज करूं, सब पे वो काम करे। तो देखें कैसे करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको?
तो करना कैसे है समझना इसको। तो सबसे पहले हमने क्या किया, और डेज इनपुट ले लिया, ठीक है। यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा है। तो हमने रन टाइम पे क्या ले लिया, डेज ले लिया। अब हमें ईयर कैलकुलेट करना है। ईयर कैलकुलेट करने के लिए मैं डेज में क्या करूंगा, 365 से डिवाइड कर दूंगा। आ रही बात समझ में। अब डिवाइड करने के बाद अगर आप ईयर को डिस्प्ले करोगे तो वैल्यू जो है पॉइंट में आ जाएगा, आएगा। तो मान लो आपने डेज में 500 दे दिया, तो ईयर जो है पॉइंट में आ गया, जबकि ईयर आपका पॉइंट में होता नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप कास्ट कर दें। तो अगर मैं फ्लोट को इंटीजर बनाना होगा तो कुछ ऐसे ही तो करते थे, क्लियर। अब अगर मैं ईयर निकालूंगा तो प्रॉपर काम कर रहा है, 1 बता रहा है। अगर मैंने 800 डाला तो 2 बता रहा है। यानी कि हमारा ईयर कैलकुलेट हो गया। यहाँ तक बात सबको समझ में आई। अब आगे देखो क्या करना है। अब हमारा ईयर आ चुका। अब हमें क्या निकालना होगा, पहले रिमेनिंग डेज निकालना होगा, फिर उसका फिर मंथ निकालेंगे ना। तो रिमेनिंग डेज निकालने के लिए हमने क्या किया, डेज इक्वल टू, इसको भी टाइप कास्ट कर दो, डेज मॉडुलस ऑपरेटर 365। तो आपको याद रखना है, एक तो आपका ये वाला ऑपरेटर होता है और इसको डिविजिबल ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। सारी बात समझ में। और एक आपका ये होता है परसेंटेज का साइन, और इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। क्या बोलेंगे, और मॉडुलस ऑपरेटर क्या करेगा, हमेशा रिमाइंडर वैल्यू रिटर्न करता है। आ रही बात समझ में। तो एक बार मैं पहले सारा लिख देता हूँ, फिर मैं लॉजिक बताता हूँ कैसे काम कर रहा है। एक बार पहले आप लोग नोट कर लो। एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ काम कैसे कर रहा है। तो देखो प्रॉपर काम कर रहा है। 800 अगर मैंने दिया, प्रॉपर काम कर रहा है। अगर आपने 200 दिया, हर सिचुएशन में सही काम करेगा। एक बार नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ इसका वर्किंग कैसे काम कर रहा है। अब डिवाइड करोगे तो पॉइंट में वैल्यू तो आएगा ही। आप 500 में
अरे 500 में 365 से जब डिवाइड करोगे तो पॉइंट में वैल्यू तो अभी इसको देखो एक बार लिख लो फिर बताता हूँ। ये थोड़ी ना कि ऊपर इंटीजर ले लिया तो बाद में आपका फ्लोट नहीं आएगा। हाँ हाँ, होगा ही नहीं ऐसा। क्या दिखाओ। चैट जीपीटी से कॉपी करोगे यही तो होगा। अरे लॉजिक ही सही नहीं बना हुआ है। चैट जीपीटी से कॉपी करोगे तो यही तो होगा। चैट जीपीटी में आपको कॉम्प्लेक्स लॉजिक मिलेगा जो समझ में नहीं आएगा। वही अब बताने वाला हूँ, एक बार नोट कर लो इसको। तो लॉजिक आपको ऐसा लिखना है जिसको आप एक्सप्लेन कर पाओ, है ना। और कहीं से कॉपी पेस्ट कर भी रहे हो तो उसे पता भी होना चाहिए कि काम कैसे कर रहा है। ठीक है। चलो इसको बताऊं कैसे काम कर रहा है। तो अभी हमने जब इस प्रोग्राम को रन किया और मैंने डेज में 500 दिया था, तो ईयर में 1 आ रहा था, मंथ में 4 आ रहा था, और डेज में 15 आ रहा था। तो ये कैसे आ रहा है देखें, तो ध्यान से समझना इसको। सबसे पहले आपने डेज के अंदर क्या दे दिया, 500। ठीक है। तो जब ये वाला लाइन आपका एग्जीक्यूट होगा, ये वाला लाइन, तो 500 में 365 से डिवाइड करेगा और ये 1 टाइम जाएगा। हाँ समझ लो इसको। तो 365, अब यहाँ पे क्या आ गया, 135 आ गया। अब ये पॉइंट करके और भी तो आगे डिवाइड होता जाएगा, तो इसलिए पॉइंट में वैल्यू आ रही थी। अब आई बात समझ में। तो ये तो है नहीं कि इंटीजर ले लिया तो आगे आपका डेटा आपका इंटीजर में ही आएगा, पॉइंट में तो वैल्यू आएगा ही। अब मैंने क्या किया कि मेरे को पॉइंट वाली वैल्यू चाहिए नहीं थी, तो मैंने इसको टाइप कास्ट करके इसको क्या कर दिया, इंटीजर बना दिया। तो इंटीजर बनाने का मतलब अब केवल ये 1 लेगा। तो यानी कि अब जब ईयर को आप डिस्प्ले करोगे तो इसमें 1 आएगा। इतना क्लियर हो गया। अब आपको याद रखना है कि ये जो दूसरा वाला लाइन जब एग्जीक्यूट होगा तो दूसरे वाले लाइन में भी क्या होगा, डेज में क्या है 500 और 365। तो यहाँ पे भी 500 में 365 से डिवाइड करेगा। लेकिन जब ये वाला ऑपरेटर आप यूज कर लेते हो, है ना, एक तो ऑपरेटर ये वाला है और एक ये है, ठीक है। तो ये वाला ऑपरेटर जब यूज करोगे तो ये डिविजिबल वैल्यू रिटर्न करता है, और ये वाला ऑपरेटर अगर यूज करोगे तो ये रिमाइंडर वैल्यू रिटर्न करता है। आगे बात समझ में। तो अब जब यहाँ पे 500 में 365 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना बचा, 135। तो अब जो डेज के अंदर पहले 500 था, अब ओवर राइट होके क्या हो गया, 135। आगे बात समझ में। तो अब नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे डेज लेगा तो यहाँ पे डेज में क्या लेगा, 135। तो अब ये क्या करेगा, 135 में 30 से डिवाइड करेगा, और जब 30 से डिवाइड करेगा तो 4 टाइम्स जाएगा, 120। और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 15। तो ये पॉइंट में आगे भी तो जाएगा, लेकिन हमने इसको टाइप कास्ट करके क्या बना दिया, इंटीजर। तो इतना क्लियर। तो अब मंथ में क्या आ जाएगा आपका, अब 4 आ जाएगा। अब जब ये वाला लाइन चलेगा तो यहाँ पे भी वही होगा, 135 में 30 से डिवाइड होगा और रिमाइंडर कितना बचा। तो अब डेज के अंदर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब क्लियर हुआ कैसे काम कर रहा है। तो बस आपको ये दो ऑपरेटर यूज करके इसको देखना था।
आ रही बात समझ में? तो लॉजिक सबको समझ में आ गया? हाँ हाँ हाँ, वो भी कर सकते हो। तो फिर इंट नहीं लगाना होगा। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तो आपको लॉजिक ऐसा बनाना है जो हर सिचुएशन में काम करे। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लिया ना सबने? अब ये 2 लाइन को 1 लाइन में आप कर सकते हो, है ना? हाँ जी, कुछ डाउट है आपको? इसमें हमने कुछ नहीं किया है। जब भी आप कोई भी यहाँ पे डेज इनपुट करोगे तो यहाँ पे ये ऑपरेटर क्या करेगा? डिवाइड करेगा। और ये वाला ऑपरेटर क्या करेगा? रिमाइंडर निकालेगा। तो बस इन 2 ऑपरेटर को यूज करके इसको आप इजीली हैंडल कर सकते हो। तो ये कोड आपको तब समझ में आएगा जब आप वैल्यू रख रख के समझोगे। आ रही बात समझ में? बैकस्लैश n जो है न्यू लाइन का काम करता है पेज में। हाँ एक ही, इसको आप एक ही लाइन में कर लो। यहीं पे, यहीं पे एक ही लाइन में कर लो इसको। ऐसे कर सकते थे तो वो दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने कर दिया। तो ये 2 लाइन को आप क्या कर सकते हो? एक ही लाइन में कर सकते हो। इतना समझ में आ गया सबको? चलो नेक्स्ट क्या था? ये वाला तो आप लोगों ने कर लिया होगा। रन टाइम पे टेम्परेचर इनपुट करना था, और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस, और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट। तो ये तो दोनों हो गया होगा ना? तो बस आपको क्या करना था? फॉर्मूला में पुट करना था ना? तो अब तो आप लोगों को सारा असाइनमेंट समझ में आ गया कि कैसे कैसे करना है। तो अब आप लोगों को प्रोग्राम बनाने में, रन करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? चलो, तो दोबारा से एक बार फिर से करके देख लेना। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो आप लोग। तो पिछली क्लास में मैंने डेटा टाइप बता दिया था, वेरिएबल्स बता दिया था ना? तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को टोकन्स के बारे में बताया था, है ना? तो टोकन्स में क्या क्या बता दिया था? अब कीवर्ड्स बता दिया था, वेरिएबल बता दिया था, और पंक्चुएटर्स बता दिया था, ऑपरेटर और डेटा टाइप्स बताना था ना? ठीक है, चलो तो नोट, नेक्स्ट नोट करो। ऑपरेटर्स। तो पहले हम ऑपरेटर्स देखेंगे, और देन उसके बाद फिर हम 1 बाय 1 अलग अलग डेटा टाइप्स देखेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो किसी को आइडिया है ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर लैंग्वेज में कॉमन होता है। ठीक है, तो अगर आपको ऑपरेटर्स को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करोगे? जैसे मान लो मैंने यहाँ पे a प्लस बी लिखा, तो यहाँ पे प्लस को क्या बोलेंगे? ऑपरेटर। और a और b को क्या बोलेंगे? ऑपरेंड बोलेंगे। तो वेयर प्लस इज अ
ऑपरेटर A and B are called operands. इतना समझ में आ रहा है? तो इसी लाइन से आप ऑपरेटर को डिफाइन कर सकते हो कि ऑपरेटर जनरली एक सिंबल होता है जो किसी भी मैथमेटिकल या लॉजिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। तो आप ऑपरेटर का डिफिनीशन नोट कर लेना। ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू ऑपरेट ऑन वैल्यूज। Operators are generally a symbol which is used to manipulate any mathematical or logical expressions। तो ये डिफिनीशन एक बार नोट कर लो। ऑपरेटर का डिफिनीशन सबको क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट लिख लेना। अकॉर्डिंग टू basis of operands, operators are three types। तो ऑपरेंड के बेसिस पे अगर हम देखें तो ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं? थ्री टाइप्स के। फर्स्ट होता है आपका यूनरी ऑपरेटर। सेकेंड होता है बाइनरी ऑपरेटर। और थर्ड होता है टर्नरी ऑपरेटर। तो अगर हम ऑपरेंड के बेसिस पे देखें तो ऑपरेटर आपको कितने टाइप के मिलेंगे? तीन टाइप के, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। अब जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, यूनरी ऑपरेटर में आपका सिंगल ऑपरेंड होगा, बाइनरी में डबल और टर्नरी में ट्रिपल। आ रही बात समझ में? अब देख के बताओ, जैसे हमने यहाँ पे a प्लस बी लिखा है तो यहाँ पे प्लस ऑपरेटर किस टाइप का हुआ? बाइनरी। डबल ऑपरेंड है ना, ऑपरेंड के बेस पे बताना है, ठीक है? तो यहाँ पे ए और बी दो अलग अलग ऑपरेंड है ना, तो जिसमें आपका सिंगल ऑपरेंड होगा वो यूनरी, जहाँ पे डबल होगा उसको बाइनरी, और जहाँ पे ट्रिपल होगा उसको टर्नरी। क्लियर है? तो ऑपरेंड के बेसिस पे अगर देखो तो आपको ऑपरेटर तीन टाइप के मिलेंगे। तो अब नोट कर लेना कि पाइथन में आपका एक ही ऑपरेटर ऐसा है जो यूनरी होता है। लिख लो। तो पाइथन में आपको केवल नॉट ऑपरेटर मिलेगा जो कि यूनरी होता है।
बाकी सारे आपको ऑपरेटर बाइनरी मिलेगा। बाइनरी में क्या आएगा? प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस। तो ये सारे ऑपरेटर क्या होंगे? बाइनरी। तो इन ऑपरेटर को जब भी आप यूज करोगे डबल ऑपरेंड के साथ यूज होगा। इतना क्लियर है? और टर्नरी ऑपरेटर में लिख लेना, क्वेश्चन मार्क एंड कोलन को टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। आ रही बात समझ में? बट पाइथन नॉट सपोर्टेड। तो ये चीज नोट कर लेना कि पाइथन जो है टर्नरी ऑपरेटर को सपोर्ट नहीं करता है। यानी कि पाइथन में आपको केवल यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर मिलेगा। C++ में टर्नरी ऑपरेटर होता है लेकिन पाइथन सपोर्ट नहीं करता। तो यूनरी, बाइनरी और टर्नरी में डिफरेंस क्लियर सबको? तो जब भी आपके पास सिंगल ऑपरेंड होगा तो उसको यूनरी, जहां डबल ऑपरेंड होगा उसको बाइनरी, और जहां ट्रिपल होगा उसको टर्नरी। पाइथन में टर्नरी ऑपरेटर नहीं होता, ओनली आपको यूनरी और बाइनरी देखना है। यहाँ तक क्लियर? चलो नेक्स्ट लिखो। जनरली इन पाइथन operators are different types. तो पहला ऑपरेटर होता है जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिकल ऑपरेटर। दूसरा ऑपरेटर है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। तीसरा है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर को हम रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर को बुलियन ऑपरेटर भी बोलते हैं। फिर आता है इसमें मेंबरशिप ऑपरेटर। फिर आपका आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। फिर इसमें आता है आपका वॉलरस ऑपरेटर। वॉलरस ऑपरेटर को पाइथन 3.8 से इंट्रोड्यूस किया गया था, इसके पहले नहीं था। और लास्ट में आता है आपका बिट वाइज ऑपरेटर। तो इतने ऑपरेटर्स वन बाय वन आपको डिटेल में पढ़ना है। बात समझ में आ रही है सबको? अब इसी में से कुछ ऑपरेटर यूनरी होता है और कुछ बाइनरी होता है। ठीक है? तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बिना ऑपरेटर के आप कोई भी प्रोग्राम नहीं बना सकते। इतना क्लियर? तो अब आप फर्स्ट हेडिंग डालो, अरिथमेटिकल ऑपरेटर। और इसके बारे में नोट कर लेना,
It is also called binary operator. तो जितने भी आपको अरिथमेटिकल ऑपरेटर मिलेंगे हमेशा वो डबल ऑपरेंड के साथ काम करेगा। नेक्स्ट लिख लेना, these operators are mainly used for to manipulate any arithmetical expressions। या मैथमेटिकल लिख लो। तो किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें अरिथमेटिकल ऑपरेटर यूज करना होगा। इतना क्लियर? अब एग्जाम्पल में नोट कर लो कौन कौन से अरिथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं, है ना। एक आपका प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई, इसके बाद डिवाइड, और इस ऑपरेटर को अभी मैंने बताया क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर, जो हमेशा रिमाइंडर वैल्यू क्या करेगा, रिटर्न करेगा। इसके बाद दो बार एस्ट्रिक, और इसका मतलब होता है परफॉर्म एक्सपोनेंट। तो अभी मैंने बताया कि ये पावर के लिए यूज होता है, आ रही बात समझ में। और दो बार स्लैश का मतलब है परफॉर्म फ्लोर डिवीजन। तो आपको अरिथमेटिकल में इतने ऑपरेटर्स मिलेंगे। कोई कंफ्यूजन? हो गया यहाँ तक? यहाँ तक सबका हो गया? एग्जाम्पल देखें। तो अभी मैंने जितने भी असाइनमेंट्स करवाए थे सब में आपका अरिथमेटिकल ऑपरेटर यूज हो रहा था। तो मान लो आपने ए की वैल्यू 5 ले ली और बी की वैल्यू 2, तो ए प्लस बी करोगे ऐड हो जाएगा, ए माइनस बी करोगे सब्सट्रैक्ट कर देगा, ए मल्टीप्लाई बी करोगे तो मल्टीप्लाई हो गया, और ए डिवाइड बाई बी करोगे तो क्या आएगा, 2.5। और यहीं पे अगर आपने ए मॉडुलस बी किया तो क्या आएगा, 1 आएगा। रिमाइंडर 1 ही तो आएगा, प्रॉपर काम कर रहा है। और ए पावर कर दिए तो 5 का पावर 2, 25 आ जाएगा, नोट कर लो। और यहीं पे अगर दो बार स्लैश लगा दिया तो ये क्या करेगा, राउंड फिगर करेगा डाउनवर्ड, यानी कि फ्लोट को क्या बना देगा, इंटीजर, पॉइंट वाली वैल्यू हटा देगा। आ रही बात समझ में, नोट कर लो। तो ये सारे ऑपरेटर्स क्लियर हो गए कैसे कैसे काम कर रहा है। तो कोई भी अगर आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व करना है उसके लिए आपको अरिथमेटिकल ऑपरेटर यूज करना होगा।
हो गया सबका यहाँ तक? तो अरिथमेटिकल ऑपरेटर में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके बारे में भी नोट कर लो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर। These operators are mainly used for to assign a value into a variable. तो जितने भी आपको असाइनमेंट ऑपरेटर मिलेंगे ये सारे बाइनरी ऑपरेटर होते हैं और इसका काम वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करना होता है। और जब भी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करेगा हमेशा राइट टू लेफ्ट। असाइनमेंट ऑपरेटर में कौन कौन सा ऑपरेटर आता है लिख लो। इक्वल आता है, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल, इसके बाद मॉडुलस इक्वल, एक्सपोनेंट इक्वल और फ्लो डिवीजन इक्वल। मतलब जितने भी अरिथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं सब में आप लास्ट में इक्वल ऐड कर दो। आ रही बात समझ में? नहीं, वो उसमें होता है कंपैरिजन में, असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं। इतना क्लियर? इक्वल होता है प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल, मॉडुलस इक्वल, एक्सपोनेंट इक्वल और फ्लो डिवीजन इक्वल। इतना क्लियर है? तो इक्वल जो है वो वेरिएबल में क्या करेगा, वैल्यू असाइन करेगा। तो हमेशा याद रखना कि किसी भी वेरिएबल में जब भी वैल्यू असाइन होता है हमेशा राइट टू लेफ्ट होता है। आ रही बात समझ में? अगर गलती से आपने ऐसे कर दिया और 10 इक्वल टू ए तो यहाँ पे सिंटेक्स एरर हो जाएगा। ठीक है? तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी आपका वेरिएबल में वैल्यू असाइन होता है हमेशा राइट टू लेफ्ट। कभी भी किसी भी लैंग्वेज में ऐसे वेरिएबल में वैल्यू असाइन नहीं होता। आ रही बात समझ में? तो अगर आपने ऐसे लिख दिया तो क्या आएगा, सिंटेक्स एरर आएगा। आ रही बात समझ में? चलो आगे देखो। तो इन ऑपरेटर्स का यूज देखें कैसे कैसे काम करता है। तो अगर आपने ऐसे लिख दिया काम नहीं करेगा। ठीक है? तो किसी भी लैंग्वेज में जब भी वेरिएबल असाइन होता है राइट टू लेफ्ट। ठीक है? अब मान लो मैंने ए की वैल्यू 10 ले ली और बी की वैल्यू 20। अब आप बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? हाँ,
क्या आएगा? इसका मतलब ये हुआ a इक्वल टू a+4। तो a की वैल्यू कितनी है? 10 है ना? तो 10+4 कितना हो जाएगा? अब 14 हो जाएगा। तो ये देखो, आ गई बात समझ में? चलो इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा? 18 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ b इक्वल टू b-2। नोट कर लो। तो जब भी आपको 2-2 का, 3-3 का, 4-4 का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना होता है, तो वहां पे हम इन्हीं ऑपरेटर्स को क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो समझ में आ रहा है कैसे काम कर रहा है? चलो अब बताना इसका आउटपुट क्या आएगा। ट्वेंटी एट 20 नहीं आएगा, 28 आएगा। क्योंकि अब a की वैल्यू पहले 10 थी, अब तो 14 हो चुकी। आ रही बात समझ में? तो 14 में 2 से मल्टीप्लाई करेगा ना। तो ये याद रखना, हमेशा जो है वेरिएबल लास्ट वाली वैल्यू लेता है। तो पहले a की वैल्यू 10 थी, अब ओवरराइट होके क्या हो गई? 14 हो गई। अब दोबारा a को यूज करोगे तो वो 28 हो चुका है। आ गई बात समझ में? तो वेरिएबल हमेशा लास्ट वाली वैल्यू लेता है, ओवरराइट होता रहता है। आई बात समझ में? तो इतना क्लियर। अब आपको असाइनमेंट ऑपरेटर समझ में आ रहा है कैसे कैसे काम कर रहा है? इसमें कोई कंफ्यूजन? अब इससे रिलेटेड एक इंटरव्यू में क्वेश्चन आपसे पूछेगा। हाँ बताओ। क्या? कांस्टेंट वेरिएबल बनाएंगे, आगे बताऊंगा। अभी नॉर्मल जब भी आप वेरिएबल बनाओगे हमेशा वो ओवरराइट होगा ही होगा। अब एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। दो अलग अलग आपको ऑपरेशन दिया हुआ है। इसका आउटपुट क्या आएगा? 12 आएगा। इसका आउटपुट क्या आएगा? 12 भी तो आएगा। अरे यहाँ पे A10 है, तो 10 में 2 ऐड करोगे तो 12 भी तो आएगा। तो दो आपको अलग अलग ऑपरेशन दिया हुआ है, दोनों में नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड सेम है। इसमें भी 3 लाइन का कोड है, इसमें भी 3 लाइन का कोड है। अब आपको बताना है कि दोनों में से किसका एग्जीक्यूशन फास्ट होगा, पहले वाले का या दूसरे वाले का? बताओ। दूसरे वाले का। रीजन भी बताना है सर क्यों? पहले पहले वाले का सर। रीजन क्या? अरे बताना तो उसमें भी पड़ रहा है, बताना तो उसमें भी पड़ रहा है। टेक्निकल डिफरेंस बताना है दो, और आंसर आपके सामने है। क्यों रीजन?
कैसे? तो सिंपल सा आपको दो डिफरेंस बताना है। पहला डिफरेंस ये बताना है इसका एग्जीक्यूशन फास्ट होगा। रीजन इसलिए बताना है, पहला डिफरेंस ये बताना है कि इसमें हम सिंगल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं और यहाँ पे दो अलग अलग ऑपरेटर यूज हो रहा है। यहाँ पे हम अरिथमेटिकल ऑपरेटर भी यूज कर रहे हैं और असाइनमेंट भी यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे ओनली सिंगल ऑपरेटर यूज हो रहा है। पहला डिफरेंस क्लियर? और दूसरा डिफरेंस आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो आपका एक्शन परफॉर्म करेगा वो दो स्टेप में, पहले वो ऐड करेगा फिर वो असाइन करेगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पे वो एक ही स्टेप में दोनों काम कर रहा है। तो ऐसे बताना। तो दोनों डिफरेंस क्लियर हो गया? तो नोट कर लेना, यहाँ पे आपका सिंगल ऑपरेटर यूज हो रहा है और यहाँ पे दो अलग अलग ऑपरेटर यूज हो रहा है। यहाँ पे जो एक्शन परफॉर्म करेगा टू स्टेप में, पहले वो ऐड करेगा और देन असाइन करेगा, जबकि यहाँ पे है ना दोनों काम साथ साथ करेगा। इतना क्लियर हुआ? यहाँ तक हो गया सबका? तो इस स्टेटमेंट का ये शॉर्टकट है। आउटपुट तो दोनों का सेम आ रहा है, लेकिन इसमें एग्जीक्यूशन टाइम ज्यादा लगेगा। तो कभी भी हम ये वाला स्टेटमेंट यूज नहीं करेंगे, इसका शॉर्टकट हम ये वाला यूज करेंगे। आ रही बात समझ में? जबकि दोनों में आउटपुट क्या आएगा? सेम आएगा। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। तीसरा ऑपरेटर है कौन सा? लॉजिकल। ये कंपैरिजन है ना? तो नेक्स्ट हेडिंग डालो कंपैरिजन ऑपरेटर। और कंपैरिजन ऑपरेटर भी आपका बाइनरी ऑपरेटर होता है। तो these operators are used to check a condition. If condition is true, then return true. And if condition is false, then return false. तो आपको जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर मिलेंगे, इनका काम है कंडीशन चेक करना। अब या तो आपका कंडीशन ट्रू होगा या कंडीशन फॉल्स होगा। तो अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और ट्रू का मतलब क्या होता है? 1। और फॉल्स का मतलब क्या होता है? 0। नोट कर लेना, ट्रू का मतलब 1 और फॉल्स का मतलब 0।
तो अगर आपका कंडीशन ट्रू होगा तो ये ट्रू देगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या देगा, फॉल्स देगा। तो बेसिकली ये ट्रू फॉल्स पे काम करता है। आ रही बात समझ में? अब इसमें कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं? डबल इक्वल आता है, और ग्रेटर देन आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू आता है, लेस देन आता है, लेस देन इक्वल टू आता है, और आपका नॉट इक्वल टू आता है। कंपैरिजन ऑपरेटर मेनली आपका कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। अब या तो कंडीशन ट्रू होगा, हाँ, या तो कंडीशन आपका ट्रू होगा या तो कंडीशन फॉल्स होगा। इतना क्लियर? अब आप नोट कर लेना, यहीं पे आपसे एक डिफरेंस पूछेगा इंटरव्यू में, तो अलग से नोट कर लो। और डिफरेंस बिटवीन अ सिंगल इक्वल एंड डबल इक्वल। तो क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछेगा कि सिंगल इक्वल में और डबल इक्वल में क्या डिफरेंस होता है। तो आपको बताना है कि सिंगल इक्वल इज अ असाइनमेंट ऑपरेटर while डबल इक्वल इज ए कंपैरिजन ऑपरेटर। तो सिंगल इक्वल वेरिएबल में वैल्यू असाइन करेगा, और डबल इक्वल कंडीशन चेक करेगा। तो नोट कर लेना, सिंगल इक्वल इज ए असाइनमेंट ऑपरेटर, सिंगल इक्वल इज ए असाइनमेंट ऑपरेटर, while डबल इक्वल इज ए while double equal is a comparison operator। तो सिंगल इक्वल हमेशा वेरिएबल में वैल्यू असाइन करेगा, और डबल इक्वल क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। आई बात समझ में? तो एग्जाम्पल देख लो, समझ में आ जाएगा कैसे काम करता है। मान लो मैंने यहाँ पे a की वैल्यू 10 ले ली और b की वैल्यू 20। इतना क्लियर है? अब अगर आपने a इक्वल टू बी कर दिया, अब क्या होगा, b वाली वैल्यू a में ओवरराइट हो जाएगी। यानी कि पहले a की वैल्यू जो 10 थी, अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो a भी 20 हो गया और b तो 20 है ही। आई बात समझ में? अब यहीं पे अगर मैंने a इक्वल इक्वल टू बी लगा दिया, तो अब ये क्या करेगा, आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि a और b दोनों की वैल्यू सेम है। पहले अगर मैं लगाता तो फॉल्स आता ना। तो पहले a की वैल्यू क्या थी, 10 थी, और b की वैल्यू 20 थी। तो पहले अगर मैं डबल इक्वल लगाता तो वहां पे क्या आता, फॉल्स आता। तो आपको ये याद रखना है कि जो डबल इक्वल है, इसका आउटपुट ट्रू फॉल्स में आएगा। आ रही बात समझ में? तो ये कंडीशन चेक करता है कि a की वैल्यू b के इक्वल है या नहीं है। तो अभी तो ये दोनों की वैल्यू इक्वल है ना, इसलिए क्या आया, ट्रू आया। तो अब सिंगल इक्वल और डबल इक्वल में डिफरेंस समझ में आया सबको? तो सिंगल इक्वल वेरिएबल में वैल्यू असाइन करेगा, और डबल इक्वल क्या करेगा, कंपेयर करेगा। तो ये आपको याद रखना है कि कब आपको सिंगल इक्वल लगाना है और कब आपको डबल इक्वल लगाना है। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? अब अगर आपने a की वैल्यू यहाँ पे 10 दे दी और b की वैल्यू 20 दे दी, तो अब अगर डबल इक्वल लगाओगे तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो बेसिकली डबल इक्वल कंडीशन चेक करता है। तो कंडीशन अगर उसको ट्रू मिलेगा तो ट्रू देगा,
और फॉल्स मिलेगा तो फॉल्स देगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? तो आज जितना मैंने बताया इतना क्लियर है आप लोगों को? तो जो मैंने असाइनमेंट्स करवाया था एक बार फिर से कर लेना। अब आगे इसको कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है?